नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। जिन बड़ी खबरों पे आज हमारी नजर रहेगी उसमें पहली बड़ी खबर है नीति आयोग का मंथन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग की बैठक हुई। क्या रहा इस मंथन में खास, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है टीएमसी में भागम भाग। बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी के विधायकों और सांसदों ने बड़ी संख्या में पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। क्या है पूरी खबर, इस पर बात होगी विस्तार से। आज जिस तीसरी बड़ी खबर पर हमारी नजर है वो है फिर से छिड़ गई जंग। मिडिल ईस्ट में शांति के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से बढ़ गई है। क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। विकसित भारत के विजन पर महामंथन। प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्यों से टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। कहा, दुनिया में अनिश्चितता और अस्थिरता के बावजूद भारत तेजी से बढ़ रहा आगे। तेरह से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी द्विपक्षीय वार्ता। ममता बनर्जी को फिर लगा एक और झटका। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाइक ने भी दिया इस्तीफा। अब तक 3 राज्यसभा के सांसदों का टीएमसी से इस्तीफा। विवादित सीमा क्षेत्र में तेल गैस अन्वेषण के लिए त्रिपक्षीय समझौता। असम नागालैंड के बीच तेल गैस खोज का रास्ता हुआ साफ। अमित शाह की मौजूदगी में ऊर्जा संसाधनों के दोहन को लेकर हुआ समझौता। आज रात से होगा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आगाज। सह मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। आज की पहली और बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझा भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। तो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति, मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसरों पर भी राज्यों को आगे आने की बात कही। प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व वाले विकास को विकसित भारत का प्रमुख आधार बताया। तो इस मंच पर समावेशी मानव विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक समानता और सहकारी संघवाद जैसे तमाम मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना के साथ हम भारत की विकास यात्रा को तेज गति देने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत के साझा संकल्प को साकार करने में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास निर्णायक भूमिका निभाएंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनसांख्यिकीय शक्ति की ताकत पर जोर दिया और कहा कि भारतीय जनसांख्यिकी एक ऐतिहासिक अवसर है जिसे हम गवा नहीं सकते। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मांग आधारित कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा के प्रमुख प्रेरक बनेंगे। A skilled population is the key to success. Some people say that in Japan, during the Tokugawa, after the Tokugawa period in Meiji Restoration, Japan started taking off when literacy reached 40%, and our literacy is above 70% already. So a literate population, a healthy population, a well-educated population is the key to success. पीएम मोदी ने नीति आयोग के माध्यम से केंद्र और राज्य को मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने की अपील की और जोर दिया कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभवों के आदान प्रदान से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने की जरूरत है।
पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि दुनिया इस समय अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा कई देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का भी जिक्र किया और कहा कि राज्यों के पास मौका है कि एमएसएमई के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाएं। Honorable Prime Minister said towards the end, all states should also develop GDP estimation at the district level. Uttar Pradesh has been doing this for 6 years. He wants, and appreciating that methodology, saying all states should develop district level GDP estimates at district level so that it helps to see which one are growing or which one are not able to grow for various reasons. That's going to be coming up in the next few months and few years. नीति आयोग के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी के योगदान की सराहना की और राज्यों से महिला केंद्रित विकास की अवधारणा पर काम करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि, स्टार्टअप, विज्ञान और नवाचार सहित हर क्षेत्र में नारी शक्ति महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो सके और भारत की विकास यात्रा को नई गति मिले। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी बात साझा की और केंद्र राज्य सहयोग से राष्ट्रीय लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान समावेशी मानव विकास ढांचा पर चर्चा हुई, जिसके तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को सुदृढ़ करने और टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने पर चर्चा हुई। तो स्वास्थ्य, पोषण एवं कल्याण सहित समानता एवं गरिमा के अधिकार पर भी मंथन हुआ। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बड़े मंथन के मायने क्या हैं और किस प्रकार से नीति आयोग काम करता है और इसके द्वारा जो तय की हुई बातें हैं पॉलिसी लिहाज से किस तरीके से मायने रखती हैं? क्या है नीति आयोग? क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर इस नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 से एक तरीके से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद से लगातार देश की नीतियों के निर्धारण में एक बड़ा योगदान है। किन सरकार का प्रमुख नीति सलाहकार है कि आखिर किन नीतियों के आधार पर देश को आगे बढ़ाने का काम करना है, किन सरकार को उस लिहाज से एक दिशा निर्देशक के तौर पर नीति आयोग काम करता है। सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना मुख्य तौर से एक तरीके से फोकस एरिया होता है जिस पे लगातार नीति आयोग काम करता है। इस नीति आयोग की अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और उसके क्रियान्वयन पे फोकस होता है। राज्यों के साथ विकास की रणनीति बनाया जाए ताकि बेहतर तरीके से पूरा देश विकास कर सके। दीर्घकालिक नीतिगत सुझाव देना भी इसका एक बड़ा काम है। साथ ही साथ नवाचार, उद्यमिता, सुशासन को बढ़ावा कैसे दिया जाए, नीतियों के माध्यम से उस दिशा में भी नीति आयोग काम करता है। प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर से विकास योजनाओं का निर्माण करना, कमजोर और वंचित वर्गों पर विशेष तौर से ध्यान देना, यह भी अपने आप में बड़े प्रमुख उद्देश्यों में से नीति आयोग का रहा है, जिस दिशा में लगातार वो नीतियों को बनाने को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रकार से दिशा निर्देश नहीं बल्कि दिशा देने का काम करता है नीतियों के आधार पर। राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक नीति से जोड़ना, साथ ही साथ ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए नीतियों के माध्यम से और जमीन पर बेहतरी से कैसे उसको लागू किया जाए, इस दिशा में भी बड़ा योगदान नीति आयोग का रहता है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का मंच के तौर पर इसको देखा जाता है और ये अपने आप में एक बड़े मंच के तौर पर इसका काम करता नजर आता है। और ये प्रमुख उद्देश्यों के लिहाज से बात की जाए, अभी तक की बड़ी पहल नीति आयोग की अगर बात की जाए तो सहकारी संघवाद को मजबूती देना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम से विकास को जमीन पे उतारना और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, ये तमाम बड़े पहल है जो कि नीति आयोग के माध्यम से जमीन पे बेहतरी से उतरी है, जिसका फायदा वंचित वर्ग तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। नीति निर्माण और सुशासन को बढ़ावा देना, नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना और तमाम प्रकार की कोशिशें हों जो कि नीति आयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों में झलकती हुई दिखाई पड़ती है। सामाजिक योजनाओं को संबल देना और सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी करना भी बड़े कामों के आधार पर एक प्रकार से नीति आयोग की बड़ी पहल में रहा है। तो ये सीधे तौर पर एक प्रकार से उपयोगिता दिखाता है, नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। किस तरीके से आज की बैठक में तमाम बातें निकल के आई हैं, इस पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर केंद्र राज्यों का साथ विकसित भारत की बात। और इस खबर पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से ये महत्वपूर्ण पहल, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातचीत और मंच
एक तरीके से था जहां पे मंथन हुआ है। शिशिर जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अगर देखा जाए कि ये जो मंच है ये तमाम राजनीतिक पहलुओं को एक तरफ रख के देश की विकास गाथा या उस यात्रा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्यों के सहयोग के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक और कैसे ये अब दिशा देगी हमारे भविष्य के विकसित भारत के संकल्प को? देखिए, नीति आयोग की अगर प्रस्तावना देखिए तो उसमें एक बहुत अच्छा जो है कहा जाए कि एक वाक्य है जिसको कहा जाता है, जिसको मैं अंग्रेजी में कहना चाहूँगा, वो है कि टॉप्स डाउन अप्रोच की जगह पे बॉटम्स अप अप्रोच हो। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ बैठ कर के नीतियाँ बना लें और फिर नीचे जो भी है ज़िले हैं या प्रखंड है वहाँ पर कहें कि उस पर अमल करिए, तो शायद हम उसकी ज़मीनी हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर रह जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आंकड़े जो हैं, हमारे पास जो परिस्थितियाँ जो हैं वो बॉटम स्तर पर यानी कि ज़िला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आता है, फिर उसके आधार पर नीतियाँ बनती हैं, उनका अमल होता है, तो उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। आज की बैठक में जो मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगी कि जब कहा गया कि जिला स्तर पर जो प्रगति है, विकास है, उसकी जो है वो समीक्षा की जाए, ताकि आप जब बात कर रहे हैं कि हमें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करना है, तो केवल हम एक बड़े आंकड़ों के तौर पे ना देखें, केवल हम ये ना देखें कि एक देश या एक राज्य की विकास दर क्या है, बल्कि हम ये देखें कि जिले की विकास दर क्या है। आकांक्षी जिलों की बात की जा रही है कि वहां पर किस तरह से परिस्थितियां हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण जोड़ी गई कि जो कृषि के प्रदर्शन के आधार पर जो 100 प्रमुख जिले हैं उनका कैसे आकलन किया जाए, यानी कि जो किसानों और किसानी की बेहतरी की जो बात करते हैं वहां पर इस बात पर जोर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरी बैठक का ये एक हिस्सा था। दूसरा जो मुझे लगा कि जो उन्होंने कहा कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेवलपमेंट डिविडेंड पे जाएं, यानी कि हम लोग जो बार बार बात करते हैं कि हमारी 70% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है, जनसांख्यिकी लाभांश का हमें फायदा मिल रहा है, लेकिन वो विकास के लाभांश में कैसे तब्दील हो, क्या ताकि आप विकास जो है वो ज़्यादा समावेशी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो मुझे लगता है ये दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य था इस बैठक में। और तीसरा जो मुझे लगा कि एआई को लेकर के जो कहा गया कि हम उसमें संभावनाएं तलाशें, बल ये ना सोचे कि एआई से नौकरियां चली जाएंगी या एआई से क्या कुछ परेशानी होगी, बल्कि संभावनाएं तलाशें, कौशल्य को बेहतर करें, जिससे विकास को मदद मिले। बिल्कुल, आपने जो महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया, जो आपके संक्षेप में था कि जिले को विकास की एक इकाई के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए और किस तरीके से जो हमारी युवा शक्ति की एक जनसांख्यिकी एक हमारे पास में मौजूदगी है, उसका कैसे बेहतरी से फायदा उठाया जाए। इस बीच में हमारे साथ में हमारे दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। और महत्वपूर्ण चीज़ यही, क्योंकि फोकस दिखाई पड़ रहा है हमारी युवा शक्ति के माध्यम से, उसको स्किल करके, उसको अपग्रेड करके, उसके लिए अवसरों की उपलब्धता देकर हम विकसित भारत के संकल्प पे बढ़ें। नीति आयोग का आज का मंथन किस तरीके से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल और एक आधार देता दिखाई पड़ता है, नीतियों का आधार तैयार करता हुआ? सुरेंद्र जी। तो आज की जो मीटिंग रही वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, और अभी तक हम देखते हैं कि ज़्यादातर फोकस सेंट्रल पॉलिसीज पे था, लेकिन यदि हम विकसित भारत की बात करें तो अकेले सेंटर की पॉलिसी से काम नहीं चल सकता। इसके अंदर स्टेट्स को, इवन लोकल लेवल्स को भी हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले एक डिकेड में आप देखोगे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। उसको देखते हुए इस मीटिंग का जो मेन थीम था वो इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, जो इसका मेन थीम था। तो इसीलिए आगे आने वाले सालों में जी तो हमें ह्यूमन कैपिटल एक इंक्लूसिव वे में, एक यू कैन से इन बैलेंस्ड वे, हमें उसको डेवलप करना है। तो इसलिए जो थीम के देखते हुए कि जो हमारी युवा शक्ति है, यूथ है, क्योंकि एक मेजर क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट के सामने वो एम्प्लॉयमेंट का रहता है, उनको प्रोडक्टिवली कैसे एम्प्लॉय किया जाए, नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट बट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो उस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें जो फाउंडेशनल एजुकेशन है और फ्यूचर रेडी एजुकेशन,
जी। उसके तरफ ये मेन थीम रहा इस बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र करा शिशिर जी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपने भी जिक्र किया, किस तरह से युवा शक्ति के लिए अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। सरकार के स्तर पर तमाम देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं, आर्थिक दिशा में तेजी से भारत बढ़ रहा है, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भी। इस बात का भी जिक्र साफ तौर पर इस मंथन के बीच में निकल के आया, और तमाम राज्य किस दिशा में भारत केंद्र की इस जो पहल है एफटीए के माध्यम से उसमें आगे बढ़ सकते हैं और इसके अवसर राज्यों के साथ साथ युवाओं तक पहुंचेंगे, उस दिशा में भी बात हुई है, मंथन हुआ है। बिल्कुल, देखिए, राज्यों के बीच जब तक एक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक विकास की रफ्तार बहुत तेज नहीं हो सकती है। यहाँ प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए, bल्कि एक सकारात्मक है कि आप अपने यहाँ निवेश के लिए कैसे बेहतर माहौल बनाते हैं, आप औद्योगिक विकास के लिए कैसे माहौल बनाते हैं, ज़मीन कैसे उपलब्ध कराते हैं, श्रम कानूनों को किस तरह से लागू करते हैं, जो स्थानीय निकाय हैं वो कैसे सहयोग करते हैं। तो राज्यों को ये साफ तौर पे एक संकेत था। और एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि ये पहली बैठक थी जहां पर सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हों और उनके बीच में एक ये मैसेजिंग जाए कि आपको अपने स्तर पर किस तरीके से प्रयास करना है, क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार एक नीति बनाती है, अमल जो है वो राज्य में होता है, तो राज्य के स्तर पर उसमें किस तरीके से योगदान दिया जा सकता है। नीति आयोग की बैठक के जरिए, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि टीम इंडिया है, ये कोई एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात नहीं, ये एक टीम की बात होती है, एक दल की बात होती है। और जो मैसेजिंग था, जो संदेश दिए गए, वो ये था कि आप अपने स्तर पर किस तरीके से कर सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने ये भी आगाह किया कि भाई अनिश्चितता का माहौल है, यानी कि हम ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि नहीं जी, जो चलता रहेगा, हमारा तो हमारी तरक्की की दर, हमारी विकास की दर 7% है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने आगाह किया कि अनिश्चितता के माहौल में आप कैसे बेहतर तरीके से योगदान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक टीम काम करती है, एक दल काम करता है, तो उसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहते हैं। और अभी तक जो आपके पास जो आंकड़े हैं विकास के, उसमें इस टीम की जो भावना है वो काफी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, क्योंकि एक सवाल इस बात को लेकर भी आया और चर्चा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात निकल के आई कि साहब गांव से शहरों की ओर पलायन, जिस माइग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस पर लेकर तमाम राज्य सरकारों की ओर से भी चिंताएं आई। तो ग्रामीण स्तर तक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और संसाधनों के साथ साथ जो एक तरीके से अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको उपलब्ध कराने पे भी फोकस तरीके से काम किया जाएगा। इस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं मिलकर केंद्र और राज्य? इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो आज पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारे माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन, हम एक परसेप्शन के तौर पे कह सकते हैं काफी माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं। यदि हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करते हैं, हमारे यहाँ पे विद इन स्टेट और विद इन डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन बहुत लिमिटेड है। दूसरी चीज ये कि जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं तो एक नॉर्मल है कि अर्बनाइजेशन भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें अपने रूरल एरियाज के अंदर भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पहुंचानी होगी। उस बुनियादी सुविधा होने की वजह से जो यूथ है उसका अर्बन अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि वो वही सेवाएं वहां भी प्रोवाइड, वो सेवाएं दे पाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आप देखोगे तो जैसे आप जहो कंपनी का ले लो, उन्होंने तमिलनाडु के गांव में नीचे के स्तर पे वहां से यूथ को लेके वहां भी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है जी। तो इससे यहाँ पे राज्य सरकारों को एक दूसरे से सीखने की, एक दूसरे के साथ compete करने की और फिर कन्वर्ज होने की, मीन्स ट्रिपल सी, कोलैबोरेशन, कंपटीशन एंड कन्वर्जेंस, इस दिशा में बढ़ के हम रूरल अर्बन के बीच की जो खाई है उसको कम कर पाएंगे। इस दिशा में काम होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग के अंदर जैसे आप लोग कवर भी करते हैं, यदि पिछले कुछ सालों में देखोगे ये एक पहली मीटिंग होगी कि जिसमें कुछ सालों के बाद पहली मीटिंग हुई जिसमें कि लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, नीति आयोग पूरा रहा और जो नव निर्वाचित मेंबर्स है, जो अभी अपॉइंट किए गए हैं जो मेंबर नीति आयोग के, उनका यही एक आउटलुक है कि जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण स्तर पे जहां पे यूथ है
उसके लेवल पे ही सुविधाएं बिल्कुल ग्रामीण provide स्तर की तक जाए वो ताकि अपॉर्चुनिटीज पहुंच सके। शिशिर जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इस बात का भी जिक्र निकल के आया कि साहब की टू सक्सेस के लिहाज से अगर हम हमारी आबादी को देखें तो वो शिक्षित हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो, स्किल्ड हो, कौशल युक्त हो, तो एक तरीके से सीधे तौर पे एक आधार बनता है सफलता को लेकर। लेकिन उस आधार को तैयार करने के लिए अभी बहुत कुछ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें आधी आबादी पर भी प्रधानमंत्री का फोकस दिखाई पड़ रहा है, महिला के विमेन लेड डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री मंत्र देते हैं। बिल्कुल, देखिए ईज ऑफ लिविंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पुरुषों के लिए क्या कुछ हुआ, बल्कि महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ किया, क्योंकि उनके लिए कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों के साथ नहीं होती हैं। और मैं आपको एक यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि एक सांख्यिकी मंत्रालय हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है विमेन एंड मेन इन इंडिया, और उसमें वो अलग अलग पैरामीटर पर देखता है कि कहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, चाहे वो हम सत्ता में भागीदारी की बात करें, बैंक मैनेजमेंट में भागीदारी की बात करें, कंपनी के मैनेजमेंट में भागीदारी की बात करें। तो जब आपके पास इस तरीके के आंकड़े उपलब्ध होते हैं तो आधी आबादी के लिए अगर आपने कुछ खास नीति बनानी है, रणनीति बनानी है, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि समावेशी विकास होना चाहिए, तो समावेशी विकास सिर्फ ये नहीं कि आज सभी को विकास का फायदा मिले, बल्कि ये भी है कि कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर की बात हो, उन सभी को विकास का फायदा मिले। तो आज की बैठक में, नीति आयोग की बैठक में इस बात पर भी मुझे लगता है कि चर्चा हुई है कि जो विमेन लेड ग्रोथ की जो हम लोग बात करते हैं, विमेन ओरिएंटेड ग्रोथ प्रोसेस की बात करते हैं, उसमें क्या कुछ और बदलाव किया जा सकता है, क्या कुछ नई नीतियां लाई जा सकती है। और हमें विश्वास है कि ये जो विमेन एंड मेन रिपोर्ट की मैंने आपसे चर्चा की, उसके आंकड़े और नीति आयोग में चर्चा के आधार पर आप कुछ खास तरह की नीति और रणनीति देख सकते हैं, जिससे कि आधी आबादी पूरी आबादी में विकास में एक बड़ी भागीदारी कर सके, इसका रास्ता बन सके। जी सुरेंद्र जी, जल्दी से इस बात को लेकर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी लगातार तेजी से बदल रही है, उसके साथ उसको हम टाइमली अडॉप्ट करते रहें, उस दिशा में आगे बढ़ें और इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेट करें। इस बात को भी समझें कि साहब इंडस्ट्री की ज़रूरतें क्या हैं और कैसे टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी है। सरकारें उन सब चीज़ों को सोचकर अपनी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि वो आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी ज़रूरी तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है। क्योंकि यदि हम बात करें कि जैसे हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि हम इनपुट्स लगाएंगे आउटपुट आएगा, और उन्हें इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हम कब ले पाएंगे, जब आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी होगी और उस नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें। तो इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इससे जो प्रोडक्टिविटी है, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, वो सब्सटेंशियली इंक्रीज होने के चांसेस आते हैं। तो ऐसे में ये कुछ लोगों के दिमाग में फियर होता है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब्स कम हो जाएंगी। यदि हम पिछले 200 साल का इतिहास उठा के देखोगे, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है इस टाइप के अपेरेंसेस होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से नए एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हुए कम होने की बजाय। तो इसलिए इस देश को जरूरत है कि बिजनेसेस में नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो और उसके लिए एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट किया जाए। और उसी के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे पीछे आप नीति आयोग मेंबर राजीव गाबा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई थी जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट भी आई और उस तरीके से देखो कि काफी सारे कानून हैं जो कि आउटडेटेड थे, उनको अबंडन किया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है। इस तरीके से सरकार की कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में है कि जो बिजनेसेस है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, तो लोगों तक, एक आम आदमी तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचे ताकि उनका जीवन आसान हो और उनकी उत्पादकता बढ़े। बिल्कुल, ईज ऑफ लिविंग पे भी काम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी काम है। उसमें केंद्र राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरीके से कैसे काम करेंगे और नीतियों के आधार पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर विशेष तौर पर आज का मंथन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी टीएमसी में भागम भाग की, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद से लगातार टीएमसी में घमासान मचा हुआ है। विधायक और सांसदों में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हर सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे,
भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे UPI ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे 1 UPI ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पड़े तो चीटिंग गए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात बंगाल की। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। जहां पहले जीत कर आए टीएमसी के तमाम विधायकों ने बगावत कर दी, तो अब टीएमसी के सांसदों की बगावत का सिलसिला जारी है। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, तो लोकसभा के भी तमाम सांसद ममता बनर्जी के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के खिलाफ भी तमाम बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी खुलकर कैमरों के सामने आ रही है। पिछले 4 दिनों में 3 राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। 11 जून को प्रकाश चेक बड़ाइक ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद प्रकाश चेक बड़ाइक ने कहा कि ये फैसला उन्होंने जनता के जनादेश और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। वहीं एक दिन पहले 10 जून को सुष्मिता देव ने रिजाइन किया था। उससे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी छोड़ी थी। इस्तीफे के बाद प्रकाश चेक बड़ाइक ने जो कहा, पहले वो सुनिए। मैं इस इलेक्शन का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पद से इस्तीफा दिया। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से निर्देश देंगे उस अनुसार से हम लोग काम करेंगे। प्रकाश चेक बड़ाइक की बातों से ये साफ हो जाता है कि उन्होंने जनादेश और जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश चेक बड़ाइक को समझ में आ गया है कि अब बंगाल में जनता का दीदी से मोह भंग हो गया है। वहीं ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता। अभिषेक के अंदर अहंकार भरा हुआ है, उसने पार्टी को बर्बाद कर दिया। I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand the party is facing this problem because of him.
सांसदों विधायकों के इस्तीफे पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन टीएमसी हारेगी उस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। जाना कहाँ है, वही है, घूम फिर के कांग्रेस में ही जाना है। पूरा स्कोर हो जाए फिर बताएंगे, अभी तो शुरू हुआ है ना। यही होने का था, जिन लोगों को मालूम नहीं तो आश्चर्य हो रहे हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया, जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लोग मारेंगे। अब मार रहे हैं कि नहीं? आपको बता दें कि टीएमसी में राज्यसभा, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हर जगह भागम भाग मची हुई है। टीएमसी से नाराज सांसद विधायकों ने अब अपना अलग अलग गुट बना लिया है। आपको बता दें कि टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद हैं, जिसमें से 19 सांसद बागी हो गए हैं। राज्यसभा में 13 में से 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी अब तक कुल 22 सांसद टूट चुके हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि बंगाल के 80 में से 64 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में और विधायक और सांसद टीएमसी खेमे से दूर हो जाएंगे। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ओमान के तट के पास भारतीय नाविकों वाले एक और वाणिज्यिक जहाज पर हमला होने से सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। इस बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मामले पर कड़ी नजर बनाए रखी है और संबंधित पक्षों के समक्ष अपनी चिंताओं को पुरजोर तरीके से रख दिया है। वहीं क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है और इसका शिकार भारतीय नाविक हो रहे हैं। गुरुवार को ओमान के शिनास पोर्ट के पास एक व्यावसायिक जहाज MT जलवीर पर हमला हुआ है। इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक तैनात हैं। पिछले 3 दिन में ये भारतीय नाविकों वाले व्यावसायिक जहाज पर तीसरा हमला है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस ताजा हमले को किसने अंजाम दिया। इससे पहले अमेरिका ने 2 जहाजों पर हमले की बात को स्वीकार किया था। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिकी दूतावास के चार्ज d'affaires को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end. वहीं शिपिंग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने स्पष्ट किया कि भारतीय दल वाले जिन जहाजों पर हमले हुए हैं वे सभी विदेशी ध्वज वाले पोत हैं, जिनमें से 2 अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित थे, जबकि एक गैर अनुपालन जहाज की श्रेणी में भी है। Only Indian flagged vessels are being attacked. You can see that last 3 vessels, like first was MT Merriwex, that was Palau flagged vessel, then Setevelu, again Palau flagged vessel, and then third one is this Jalveer. This is Guinea-Bissau flagged vessel. So if we see last 3 vessels in this region, all of them are foreign flagged vessels, and because we are more discussing. पश्चिम एशिया में जारी संकट को 100 दिन से अधिक का समय हो गया है। ऐसे में इस संघर्ष की वजह से न सिर्फ मध्य एशिया में भारी मानवीय संकट पैदा हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया इस संघर्ष से प्रभावित हो रही है। भारत सरकार लगातार सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील कर रही है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुँचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ 1 दिन में, OTP की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ।
24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसे ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे UPI ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, 1 UPI ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पे तो चीटिंग गए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने और स्लोवाकिया के साथ तकनीकी, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरे का फोकस रक्षा सहयोग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, स्टार्टअप्स और उभरती हुई तकनीक पर रहने वाला है। 13 से 18 जून तक होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत की यूरोप नीति और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सबसे पहले फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे, जहां 14 जून को उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से होगी। दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसे इस वर्ष और ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स हिस्सा लेंगे। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती इनोवेशन साझेदारी का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इसके बाद फ्रांस के एवियन शहर में 16-17 जून को आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां भारत को एक पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की लगातार G7 सम्मेलनों में भागीदारी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। At the invitation of the Prime Minister of the Slovak Republic, His Excellency Mr. Robert Fico, our Prime Minister will pay a state visit to the Slovak Republic from 14 to 16 June. This visit is historic, as it would be the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovak Republic since its independence in 1993. Prime Minister will also interact with Slovak business leaders. Prime Minister will also hold talks with the President of Slovakia, Mr. Peter Pellegrini, at the Presidential Palace. G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने की संभावना है। शिखर सम्मेलन में नई वैश्विक साझेदारियों, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, संतुलित और टिकाऊ आर्थिक विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और तेज उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक चुनौतियां और तकनीकी सहयोग भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार देने पर भी जोर रहेगा। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, मेडटेक, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप सेक्टर में कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां भारतीय स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will begin his visit to France in Nice. This visit is at the invitation of President of France, His Excellency Mr. Emmanuel Macron. This is Prime Minister's 7th official visit to France. During the visit to Nice, Prime Minister will hold comprehensive discussions with President Macron, covering full range of areas of our partnership, as well as they will exchange views on regional and international issues of importance. Prime Minister Modi will also jointly inaugurate Bharat Innovates along with President Macron. Advanced computing, biotechnology, एग्रीटेक, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक निवेशकों और कंपनियों के सामने अपनी संभावनाएं पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई निवेश समझौते और कारोबारी साझेदारियां भी सामने आ सकती हैं। दुनिया भर से करीब 300 कंपनियों और निवेशकों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और नई तकनीकों में सहयोग पहले से ही मजबूत रहा है। ऐसे में ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और नई ऊर्जा देने वाला माना जा रहा है। दौरे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र होने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। दोनों देश व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी सहयोग तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये यात्रा मध्य यूरोप में भारत की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को और मजबूत करेगी। अखिलेश सुमन के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी खबर के बाद अब बात करते हैं किस तरह से देश में विकास गति तेजी से बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत के विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम और नागालैंड के बीच सीमा क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज का रास्ता अब खुल गया है। केंद्र सरकार की पहल पर दोनों राज्यों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा, बल्कि यह वर्षों पुराने सीमा विवाद के समाधान की दिशा में भी एक बड़ा सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते से पूर्वोत्तर में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पूर्वोत्तर में विकास को गति और आर्थिक उन्नति के तहत गुरुवार को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई। असम नागालैंड सीमा पर विवादित क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए नागालैंड सरकार, असम सरकार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को प्रधानमंत्री के विकसित उत्तर पूर्व की संकल्पना को पूरा करने वाला बताया। हम ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो कई प्रकार से इतिहास में आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है।
राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर कर आगे बढ़ रहा है। जिस स्पिरिट में आज का ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केंद्रीय सरकार और नागालैंड और असम की सरकार में जो कंक्लूड हुआ और इसमें जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, मुझे पूरा विश्वास है सर कि आने वाले समय में जो भी पहले समस्याएं थी दैट दे कैन बी ओवरकम। इस मौके पर असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि समझौते से इस पूरे इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। This agreement is particularly ये समझौता ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब दुनिया संकट का सामना कर रही है और भारत बहुत अधिक दरों पर हाइड्रोकार्बन का आयात कर रहा है। लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाइड्रोकार्बन पर यह व्यवस्था पूरी निष्ठा के साथ लागू की जाएगी। This arrangement on hydrocarbon will be implemented in letter and spirit. Oil operation is a milestone. तेल अभियान न केवल उत्तर पूर्व क्षेत्र बल्कि पूरे देश की प्रगति में एक मील का पत्थर है। माना जा रहा है कि समझौते से दशकों से लंबित सीमा विवाद के कारण रुकी हुई तेल और गैस की खोज को फिर से शुरू होने से जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं घरेलू उत्पादन बढ़ाने से भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है। तनख्वाह कब तक आएगी, कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया। अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए। कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? हीरो पे डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे UPI ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, 1 UPI ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हाथ निकले तो चीटिंग गए। गोल्डी
छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नरेंद्र मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों पर वस्त्र मंत्रालय ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटिया ने 12 साल की उपलब्धियों को मील का पत्थर बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय वस्त्र क्षेत्र में रोजगार से लेकर बाजार तक नई ऊंचाइयों को छुआ है। किस तरीके से, देखिए हमारे सहयोगी संवाददाता धीरज कुमार की खास रिपोर्ट। जहां यह क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर 5F दृष्टि के साथ दौड़ता रहा, मतलब फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, यानी वस्त्र क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014-15 में वस्त्र क्षेत्र का घरेलू बाजार 6 लाख करोड़ रुपए का था, जो साल 2025-26 में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसे वर्ष 2030-31 तक तकरीबन 24 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 26 का मार्केट है, लगभग 16,76,000 करोड़ का, तो हमें जाना है 33 लाख पर। उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल को भी यानी फाइबर को बढ़ाना पड़ेगा। टेक्निकल टेक्सटाइल ने वस्त्र क्षेत्र के बाजार को 6 बिलियन से 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया। उत्पादन संबंधन प्रोत्साहन यानी PLI में 148 कंपनियां शामिल हुई, 184 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, 31 इंक्यूबेशन परियोजनाएं और 47 शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से भारत तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में नई शक्ति बना। चाहे एरोस्पेस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एविएशन हो, चाहे हाइड्रोजन के लिए टैंक बनाना हो, चाहे CNG के लिए सिलेंडर बनाना हो, ये सब में टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रयोग होता है। वस्त्र क्षेत्र ने देश की आर्थिक प्रगति में नया अध्याय जोड़ा। कृषि के बाद यह रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां 45 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है, जिसमें आधी आबादी की भागीदारी आधे से ज्यादा है। बात बजट की करें तो बीते 12 सालों में 2000 करोड़ रुपए 794 हैंडलूम क्लस्टर में खर्च किए गए, 1,17,000 बुनकरों को लूम उपलब्ध कराए गए, 89,390 वस्त्र उद्योग से जुड़े श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिए गए, जहां वे सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पहले FTA नहीं था। हम FTA किसके साथ किए थे पहले? कांग्रेस के समय लंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, जो कोई फायदा नहीं, ऐसे ही देशों के साथ। लेकिन अब हम FTA भी प्रधानमंत्री किए, तो इसका भी हमें फायदा होगा और रोजगार बढ़ेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि साल 2014 तक 10 देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते में शामिल थे। आज यह संख्या 56 देशों तक पहुंच गई है। यानी आज भारत एक टेक्सटाइल निर्माता नहीं, बल्कि ग्लोबल टेक्सटाइल लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी फुटबॉल के महाकुंभ की, जिसका आज रात से आगाज होने जा रहा है। पूरी खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी। ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान।
LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ₹1 डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे UPI ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, 1 UPI ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हाथ निकले तो चीटिंग गए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद अब बात फुटबॉल के महाकुंभ की। भारत भले ही अभी तक फीफा विश्व कप में मुख्य मंच पर अपनी जगह नहीं बना पाया हो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में इस बार भी भारतीय जड़ों की चमक देखने को मिलेगी। अमेरिका में होने वाले विश्व कप में 4 भारतीय मूल के खिलाड़ी अलग अलग देशों की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की कोशिश करते नजर आएंगे। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। विश्व कप में गूंजेगा भारतीय मूल का दम, 4 खिलाड़ी लिखेंगे नई कहानी। फुटबॉल का महाकुंभ शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता में करोड़ों भारतीय एक बार फिर अपनी पसंदीदा टीम को मैदान पर देखने का सपना सजोए हुए हैं। भारत भले ही अभी तक फीफा विश्व कप के मुख्य मंच तक नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन इस बार भारतीय जड़ों से जुड़े 4 खिलाड़ी विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। पंजाबी परिवार में जन्मे सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड फुटबॉल के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। उन्होंने 2019 में बायर्न म्यूनिख की तरफ से पदार्पण किया। वो ऑस्ट्रेलियाई ए लीग टीम वेलिंगटन फिनिक्स में बायर्न म्यूनिख में शामिल हुए थे। सरप्रीत ने 2020 में SC फ्रीबर्ग के खिलाफ बायर्न म्यूनिख के लिए अपना पहला सीनियर मैच खेला। वो उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2019-20 सत्र में बुंडेसलीग का खिताब जीता था। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 3 गोल किए हैं। सरप्रीत 2017 और 2019 फीफा अंडर विश्व कप में भी न्यूजीलैंड के लिए खेले थे। फ्रांस में जन्मे सैमुअल की जड़ें भारत के तमिल समुदाय से जुड़ी है। कांगो की राष्ट्रीय टीम के अनुभवी मिडफील्डर के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। 29 वर्षीय मिडफील्डर सैमुअल वर्तमान में यूनान के सुपर लीग क्लब एट्रोमिटोस के लिए खेल रहे हैं। वो कांगो की सीनियर राष्ट्रीय टीम की तरफ से अब तक 57 मैच खेल चुके हैं। उनका अनुभव विश्व कप में कांगो के लिए अहम साबित हो सकता है। एंग्लो इंडियन और तमिल परिवार से ताल्लुक रखने वाले निशान वेलुपिल्ले ऑस्ट्रेलिया की युवा पीढ़ी के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। 25 वर्षीय विंगर निशान ऑस्ट्रेलिया की 26 सदस्यीय टीम के उन 17 खिलाड़ियों में से एक हैं जो फीफा विश्व कप में अपना पदार्पण करेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 3 गोल किए हैं। ये सभी गोल उन्होंने विश्व कप क्वालिफायर में किए। तहसीन का जन्म और पालन पोषण कतर में हुआ है, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से केरल के कन्नूर का रहने वाला है। उन्होंने कतर के साथ यूथ फुटबॉल सिस्टम से अपने करियर की शुरुआत की। एस्पायर अकादमी से निकलकर कतर की राष्ट्रीय टीम तक पहुंचना उनकी मेहनत और प्रतिभा की कहानी बयां करता है। विश्व कप में जब ये 4 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, तब उनके जर्सी पर भले ही न्यूजीलैंड, कांगो, ऑस्ट्रेलिया और कतर का नाम लिखा होगा, लेकिन उनकी सफलता में भारतीय विरासत की झलक भी दिखाई देगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्ड